आप जब भी मेरा भाषण सुनोगे मैं एक ही चीज़ कह रही हूँ कि इस देश का आत्मा अगर कुछ है तो देश का संविधान है, और इस देश की अगर साज कुछ है तो इस देश की लोकशाही है। अगर ये दोनों मर जाएंगे तो ये देश नहीं बच पाएगा। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि दोनों को हम बचाए रखें, और इसीलिए मतदान करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगने लगा है कि हुकुमशाही, दहशतशाही, दड़बशाही से हम कुछ भी कर लेंगे, तो उनको मैं बताना चाहती हूँ कि इस बार ऐसा नहीं होगा। हर गुलिस्ते में हर फूल चाहिए, घर में हर इंसान चाहिए, तब घर आगे बढ़ता है। इसी तरह समाज और राष्ट्र को भी आगे बढ़ाना है तो सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। सर्वधर्म समभाव की जो है वो बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इस देश के संविधान में समता, बंधुता, न्याय, स्वातंत्र्य ये बेस है इस देश का। इसको आप अगर हटाने जाओगे तो आप भी नहीं बच पाओगे। इस बार उनका सबका नारा है कि हम 400 पार इसीलिए करना चाहते हैं कि देश के संविधान को जो है हम बदलने की बात कर रहे हैं। और इसकी शुरुआत अगर आप देखोगे तो 1-1.5 साल से ही हुई है कि यह देश का संविधान 50 साल 60 साल पुराना हो गया है, तो उसमें कुछ बदलाव होने चाहिए। और मैं इसलिए ये बातें कह रही हूँ क्योंकि इसका कभी भी खंडन देश के प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया। भले देश के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि संविधान को कोई भी बदल नहीं सकता, लेकिन हर चौकड़ को बदलने का काम तो आप ही ने किया है। मतलब आज तो लोग मीडिया की तरफ अलग नज़रिया से देख रहे हैं। आज हमारे लोक प्रतिनिधि की तरफ हम 4-4 बार चुन के आते हैं। लोगों का भरोसा, जब इतना भरोसा हमारे ऊपर, इसलिए लोग हमको चुन के देते। कौन सी पार्टी को तोड़ेंगे, कौन सा किसको खरीदेंगे, किसको पैसे का आमिष दिखाएंगे, यही सब चलता रहेगा तो फिर लोक प्रतिनिधि की कीमत क्या रख दिया आपने। चाहे संसद रहे, चाहे विधानसभा रहे, ये कायदे मंडल है। यहाँ पे कानून बनने की अपेक्षा है, यहाँ पे चर्चाओं के कानून बनने की अपेक्षा है। लेकिन दुर्भाग्यवश देश के प्राइम मिनिस्टर चर्चा करना तो जानते नहीं है, अपने सिवा वो किसी और को पहचानते नहीं है। आप कहीं भी मुंबई में भी कटआउट देखिए, देश भर में कटआउट देखिए, कोई एक चेहरा नहीं उनके सिवा। तो ऐसा नहीं होता है। आपको सबको साथ में लेके चलना पड़ता है, आपको सबका नेतृत्व करना है। आप देश के प्राइम मिनिस्टर, अभी 10 साल बाद आपको सवालों के भी जवाब देने पड़ेंगे। अब बस हो गया नेहरू, गांधी, इंदिरा गांधी। अब आप अपने ही सवाल का जवाब दीजिए। क्या महंगाई कम कर पाए, क्या बेरोजगारी कम कर पाए, क्या महिला अत्याचार कम कर पाए, क्या चाइना को आप रोक पाए? सही बात। अभी लड़ाई हमारी किससे है, ये भी हमारे देशवासियों को तय करना पड़ेगा। आपने तो प्रॉमिस किया था 15 लाख आएंगे, काला धन आएगा, आपने कहा था महंगाई कम होगी, बेरोजगारी कम होगी, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं। हम देख रहे हैं रेलवे जा रही है, बैंकें जा रही है, LIC जा रही है, एयरपोर्ट जा रहे हैं, कोल जा रहा है। सब चीज़ों को पब्लिक जो चीज़ें बनी थी, गवर्नमेंट ने, कांग्रेस ने बनाई थी, सब प्राइवेट को जा रही है। महंगाई से कितना तकलीफ है लोगों को, गैस महंगा होने से लोगों को कितनी तकलीफ है, बच्चों को शिक्षा के लिए कितना तकलीफ है। RT की लड़ाई हमने लड़ी कि आपने राइट टू एजुकेशन जो हमने कानून लाया था, जिसके माध्यम से हर बच्चा 25% बच्चा हर स्कूल में पढ़ सकते थे, और उसकी जो फीस है वो राज्य सरकार देती थी। गरीब होने की वजह से वो शिक्षा से बाजू में रहे, ये गलत है। लेकिन दुर्भाग्यवश इन्होंने ये भी कानून बदलने की फिर हम हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट ने उनको भी फटकार दी है और वापस कहा है कि ये आप अधिकार बच्चों से छीन नहीं सकते, क्योंकि ये संविधान ने दिया हुआ मूलभूत अधिकार है बच्चे को पढ़ना। मेरा सभी जनता से भी आह्वान है कि जनता को भी समझना पड़ेगा कि देश एक संग रहे। इस देश में अगर हमको संविधान बचाना है, इस देश को हमको अगर लोकशाही बचाना है, तो हमको साथ में आना पड़ेगा। है क्या मीडिया को फ्रीडम? अगर कुछ चैनल छोड़ देंगे तो आप मुझे बताइए, कोई बोल रहा है क्या कि क्या हो रहा है देश में? सही बात। अगर कोई बाबा साहब का कटआउट लगता है तो उसको गोली मारी जाती है। कोई अगर घोड़े पे चल रहा है तो कहाँ जा रहा है? जी। हाँ, कोई मध्य प्रदेश के एक सांसद के लड़के ने क्या किया, एक आदिवासी आदमी के ऊपर लघु शंका करना, ये है देश का परंपरा। सही बात। हाँ, राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति खड़ी रह जाती है और मोदी जी खुद बैठ जाते हैं। हमारी यहाँ तो परंपरा है कि लेडीज फर्स्ट। जी। वो तो महामहिम राष्ट्रपति है। दुर्भाग्यवश संसद का ओपनिंग होता है ना, माजी राष्ट्रपति जी को बुलाया जाता है, ना आजी राष्ट्रपति को बुलाया जाता है। दर्शकों, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं सदाशिव गच्छे और आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, महाराष्ट्र में लोकसभा 2024 के चुनाव घोषित हो चुके हैं और 3 चरणों पर ये मतदान भी हो चुका है। तो आज हम आए हैं उत्तर मुंबई लोकसभा चुनाव मतदार संघ के महाविकास आघाड़ी की प्रत्याशी आदरणीय वर्षाताई गायकवाड़। वर्षाताई गायकवाड़ पिछले 20 साल से विधायक रह चुकी है। महाराष्ट्र राज्य की वो पूर्व शिक्षा मंत्री है और समाज में कुछ बदलाव लाना चाहिए, समाज का कुछ देना है, इस भावनाओं से वो समाज में काम करती है। तो आज उनसे मिलते हैं और जानते हैं उत्तर मुंबई लोकसभा चुनाव के बारे में। जय भीम ताई। जय भीम।
ताई, सबसे पहले लॉर्ड बुद्धा टीवी पर मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपके कार्य की मैं सराहना करता हूं, जो महाराष्ट्र राज्य की पूर्व शिक्षा मंत्री बोलकर आपने काम किया है और धारावी जो झोपड़पट्टी है इनके पुनर्वसन के लिए आपने बहुत सारा योगदान दिया है और अभी लोकसभा 2024 उत्तर मुंबई से आप प्रत्याशी हैं, तो क्या माहौल है इस उत्तर मुंबई में? देखिए, मैं सबसे पहले तो सबका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरह से मैं देख रही हूँ उत्तर मध्य मुंबई में बहुत जोश का वातावरण है और बिल्कुल मेरे जीवन की शुरुआत जो है वो मैं बच्चों को पढ़ाने से हुई है। मैं MSc मैथमेटिक्स में पढ़ी हूँ और पढ़ाते पढ़ाते मैं पॉलिटिक्स में आ गई। 2004 से लोगों ने मुझे चुन के दिया है, धारावी की जनता ने 4 बार मुझे चुना है। साथ ही साथ में 2 बार मुझे मिनिस्ट्री भी मिली है और जिसका जिक्र आपने किया कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के भी मैं मंत्री रह चुकी हूँ और अभी उत्तर मध्य मुंबई से लड़ रही हूँ। आप अगर देखोगे तो जनता में बहुत सारा उत्साह है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है। एक तो इसलिए है क्योंकि मैं ज़मीन का नेता हूँ, दूसरा ये है कि मैं लोगों से मिलती हूँ, तीसरा सबसे अच्छी बात यह है कि सबको पता है कि ताई की काम करने की शैली कैसे है। किसी भी काम के पीछे लग जाती हूँ तो उसका पाठ पुरावा करती हूँ। काम करने का मुझे, क्योंकि मैंने सरकार में भी काम किया है, मैं लोकल लेवल पे भी काम कर चुकी हूँ, मैं MLA भी रह चुकी हूँ, तो मुझे मालूम है कि महानगर पालिका, MMRD, म्हाडा, ये जो यंत्रणा है इनसे कैसे काम करना है। साथ ही साथ में सरकार में रहने की वजह से मुझे मालूम है कि कानून कैसे बनता है, तो बिल्कुल इसका मुझे फ़ायदा होगा और एजुकेटेड होने का मुझे बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। और जैसे आपको भी पता है कि मैं बाबा साहब की अनुयायी हूँ। इस बार के इलेक्शन में मैं समझती हूँ कि इस देश के लिए सबसे बड़े दिशा दर्शक इलेक्शन है। मैं बहुत दिन से कह रही हूँ, 1-1.5 साल से कह रही हूँ कि ये इलेक्शन हमारे देश को कुछ अलग दिशा में लेके जाएगा, क्योंकि इस देश की संविधान और इस देश की लोकशाही, आप जब भी मेरा भाषण सुनोगे मैं एक ही चीज़ कह रही हूँ कि इस देश का आत्मा अगर कुछ है तो देश का संविधान है और इस देश की अगर साज कुछ है तो इस देश की लोकशाही है। अगर ये दोनों मर जाएंगे तो ये देश नहीं बच पाएगा। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि दोनों को हम बचाए रखें और इसीलिए मतदान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगने लगा है कि हुकुमशाही, दहशतशाही, दड़पशाही से हम कुछ भी कर लेंगे, तो उनको मैं बताना चाहती हूँ कि इस बार ऐसा नहीं होगा। कम्युनल हार्मनी को आप बदल के एक दूसरे के अंदर झगड़ा लगाएंगे, जात और धर्म की राजनीति, समाज में अंतर की राजनीति करेंगे तो ये भी नहीं चलेगा। हर गुलिस्ते में हर फूल चाहिए, घर में हर इंसान चाहिए, तब घर आगे बढ़ता है। इसी तरह समाज और राष्ट्र को भी आगे बढ़ाना है तो सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। सर्वधर्म समभाव की जो है वो बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इस देश के संविधान में समता, बंधुता, न्याय, स्वातंत्र ये बेस है इस देश का। इसको आप अगर हटाने जाओगे तो आप भी नहीं बच पाओगे। तो इस लड़ाई में मैं ये लेके चल रही हूँ। जी ताई, संविधान की बात आपने निकाली है। 2024 में अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो संविधान बदला जाएगा, ऐसी लोगों में चर्चा है। एक अभ्यासक बोलकर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, अगर आप देखोगे तो ये स्टेटमेंट तो कोई आम आदमी देते हैं तो मैं समझ भी सकती हूँ, लेकिन ये स्टेटमेंट उनके बड़े बड़े लोगों से आ रही है। और ये पहले से ये स्टेटमेंट आ रही है, पहले ऐसा नहीं कि ये अभी आ रही है। अगर आप देखेंगे अरुण शौरी वगैरह, ये जब सरकार नहीं थी तब बोलते थे, लेकिन उनकी सरकार कभी नहीं आई। इस बार उनका सबका नारा है कि हम 400 पार इसीलिए करना चाहते हैं कि देश के संविधान को जो है हम बदलने की बात कर रहे हैं। और इसकी शुरुआत अगर आप देखोगे तो 1-1.5 साल से ही हुई है। आप देखोगे कि एक MLAs के, एक सांसदों के स्टेटमेंट आ रहे हैं, जैसे देश के प्राइम मिनिस्टर के आर्थिक सलाहकार मसूदा समिति के अध्यक्ष क्या रहे कि यह देश का संविधान 50 साल 60 साल पुराना हो गया है तो उसमें कुछ बदलाव होने चाहिए। और मैं इसलिए ये बातें कह रही हूँ क्योंकि इसका कभी भी खंडन देश के प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया। भले देश के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि संविधान को कोई भी बदल नहीं सकता, लेकिन हर चौकड़ को बदलने का काम तो आप ही ने किया है। कानून पास होते जब खासदार सस्पेंड होते हैं, एक शुरुआत किसने की? ये गुजरात मॉडल भी यही है कि असेंबली में भी MLA को सस्पेंड करना, 4 दिन की असेंबली लगना, उसमें ही कानून पास करना। वही सेम संसद को भी सस्पेंड किया गया। और क्यों किया गया? क्योंकि सांसद पे हमला हुआ। तो क्यों हमला हुआ? सांसद अगर सुरक्षित नहीं है तो देश कैसे सुरक्षित रहेगा? अगर सवाल सांसद पूछते हैं और इसीलिए अगर उनको सस्पेंड किया जाता है और 4 कानून पारित किए जाते हैं तो इससे बुरी बात तो कोई हो नहीं सकती। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि हर चौकड़ को, मतलब आज तो लोग मीडिया की तरफ अलग नज़रिया से देख रहे हैं, आज हमारे लोक प्रतिनिधि की तरफ हम 4-4 बार चुन के आते हैं, लोगों का भरोसा, जब इतना भरोसा है हमारे ऊपर इसलिए लोग हमको चुन के देते हैं। लेकिन आज सवाल ये हो जाता है कि कौन सी पार्टी को तोड़ेंगे, कौन सा किसको
किसको खरीदेंगे, किसको पैसे का आमिष दिखाएंगे, यही सब चलता रहेगा तो फिर लोक प्रतिनिधि की कीमत क्या रख दिया आपने। ब्यूरोक्रेसी की तो मतलब ब्यूरोक्रेसी और ऑटोनोमस बॉडी जो स्वायत्त संस्था थी वो तो रही ही नहीं अभी आपके पास। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का तो निर्णय अभी आरएसएस के शाखाओं में होने लगा, तो ये सही नहीं इस देश के लिए। न्याय प्रक्रिया पे सवाल उठ गए, मतलब कहाँ जा रहा है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने के सीजे ने कहा है कि भैया ये जो कानून बने इन 10 साल में, ये कानून जो बने इसमें एक भी बार डिस्कशन नहीं हुआ। जितने भी कानून बने हैं वो मेजोरिटी के तौर पे लोकसभा में पारित हुए और कहीं ना कहीं राज्यसभा में भी ऐसे ही पारित किए। ना कभी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ गए, ना कभी स्क्रूटनी कमेटी की तरफ गए, ना इसका कोई डिस्कशन हुआ और इसका परिणाम ये हुआ कि लोग कोर्ट में गए। अब सीजे ये कह रहे हैं कि इसकी वजह से कोर्ट का काम बढ़ा के रख दिया आपने, और जबकि चाहे संसद रहे चाहे विधानसभा रहे ये कायदे मंडल है। यहाँ पे कानून बनने की अपेक्षा है, यहाँ पे चर्चाओं के कानून बनने की अपेक्षा है। लेकिन दुर्भाग्यवश देश के प्राइम मिनिस्टर चर्चा करना तो जानते नहीं है, अपने सिवा वो किसी और को पहचानते नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें ये बहुत सोचने की बात आ रही है कि हम किस एक और जा रहे हैं। एक चेहरा मतलब एक कहीं ना कहीं एक मतलब क्या बोलते हुकुमशाही की तरफ हम जा रहे हैं। आप कहीं भी मुंबई में भी कटआउट देखिए, देश भर में कटआउट देखिए, कोई एक चेहरा नहीं उनके सिवा। तो ऐसा नहीं होता है, आपको सबको साथ में लेके चलना पड़ता है, आपको सबका नेतृत्व करना है। आप देश के प्राइम मिनिस्टर, अभी 10 साल बाद आपको सवालों के भी जवाब देने पड़ेंगे। अब बस हो गया नेहरू गांधी इंदिरा गांधी, अब आप अपने ही सवाल का जवाब दीजिए। क्या महंगाई कम कर पाए, क्या बेरोजगारी कम कर पाए, क्या महिला अत्याचार कम कर पाए, क्या चाइना को आप रोक पाए। सही बात। अभी लड़ाई हमारे किससे है, ये भी हमारे देशवासियों को तय करना पड़ेगा। हमारी लड़ाई चाइना से, हमारी लड़ाई अमेरिका से, और क्यों बार बार हम पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं। पाकिस्तान के तो 2 टुकड़े हमने कर दिए ना, पाकिस्तान के 2 टुकड़े, बांग्लादेश बन गया। तो हमारी लड़ाई किससे, ये भी हमें तय करना पड़ेगा। ये बार बार कम्युनल बातें करना, बार बार लोगों में झगड़ा लगाना, ये बंद करना पड़ेगा। अब आप 10 साल से है, आपको बताना पड़ेगा कि अपने देश के लिए क्या किया है और देश को किस तरफ लेके गए। जी। वर्षा ताई, ऐसी अपोजिशन पार्टियां कहती है कि भाई 60 साल में जो कांग्रेस ने नहीं किया वो हमने 10 साल में किया है। तो 10 साल में ऐसा क्या परिवर्तन हुआ कि कांग्रेस को सत्ता छोड़नी पड़ी? ये कौन कहते हैं, अपोजिशन कहते हैं ना। तो अपोजिशन को भी मैं इसीलिए बोल रही हूँ ना कि 10 साल हो गया, अभी बताइए 4 कानून बताइए, आप 4 योजनाएं बताइए गरीब आदमी के लिए। तो फिर आपको गारंटी देनी क्यों पड़ी? सवाल पहला ये है, घर की गारंटी आप दे रहे हो, हेल्थ की गारंटी आप दे रहे हो, जबकि आप 10 साल में सरकार में आपको रोका किसने था? आपने तो प्रॉमिस किया था 15 लाख आएंगे, काला धन आएगा, आपने कहा था महंगाई कम होगी, बेरोजगारी कम होगी, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं। हम देख रहे हैं रेलवे जा रही है, बैंकें जा रही है, LIC जा रही है, एयरपोर्ट जा रहे हैं, कोल जा रहा है, सब चीज़ों को पब्लिक जो चीज़ें बनी थी गवर्नमेंट ने, कांग्रेस ने बनाई थी, सब प्राइवेट को जा रही है। ज़मीनों के बड़े प्रोजेक्ट किसी एक आदमी को जा रहे हैं। तो ये किसने किया? ये इसके लिए तो सरकार नहीं बनी थी ना, किसी 2 लोगों को लिए बनाने के लिए, किसी एक आदमी को बड़ा बनाने के लिए। एक 10 साल में एक आदमी बहुत बड़ा बन गया है देश में। जी। और किसको कौन बना रहा है ये भी मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो सवाल ऐसा है, इस देश की जनता के बारे में, हर जनता को कैसा हम अमीर बनाए ये सोचना चाहिए था, ना कि एक आदमी को हम कितना अमीर बनाए ये सोचना चाहिए था। तो मेरा सभी से कहना है कि इस बार का इलेक्शन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट इलेक्शन है। ये आने के बाद ये संविधान बदलने की भाषा कर रहे हैं, अभी ऑलरेडी उसकी चौखट को तोड़ चुके हैं। अब ये बदलने की भाषा की चल रहे हैं। और देखिए इतनी बड़े लोग बोल रहे, इतने मतलब कितने सारे लोग उनके बोल रहे हैं। अब देखोगे तो 1-2 नहीं बोल रहे, बहुत सारे लोग उनके बोल रहे हैं। तो और आपको भी पता है कि जो RSS की बुक है प्रिंसेस ऑफ थॉट में, हेगड़ेवार और गुणवंकर गुरु जी की जो सोच है वो कभी भी संविधान के प्रति नहीं है। आपको पता है कि वो मनुवाद मानते हैं, हम संविधान मानते हैं। आपको पता है कि उनकी व्याख्या अपनी अलग है। कल तक तो झंडा भी नहीं लगाते, अब झंडा लगाने लगे हैं। पहले तो राष्ट्रगीत को भी नहीं मानते थे, अभी राष्ट्रगीत को मानने लगे। तो उनकी और हमारी सोच में बहुत अंतर है। हम देश के लिए, जिसे मैंने कहा कि लड़ना जानते, भिड़ना जानते, ये देश की मिट्टी में हमारा खून है। और ऐसे समय में हम ये चाहेंगे कि ये देश जो है वो एक संग रहे, अखंड रहे, और देश की प्रोग्रेस के लिए बहुत आवश्यक है कि एक संगत और अखंडता, ऐसा मुझे लगता है। जी। ताई, ऐसी भी लोगों में चर्चा है कि 2024 के बाद इस देश का नाम बदला जाएगा या हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा। इस बारे में क्या कहिए, एक अभ्यासक बोलकर क्या कहिए आप? देखिए इसकी तरफ तो उनका कहीं ना कहीं तो देखिए, उनके आप कहीं भी देख लीजिए, प्रोपोगंडा जो चलता है उनका कहीं अलग यही दिशा में चलता है। जैसे मैंने कहा कि कम्युनल वातावरण तैयार करने का एजेंडा उनका चलता है। वो तो 100% सबको पता है कि कोई छुपी बात तो है नहीं। हर चीज़ में जैसे मैंने कहा कि ये लाना, पाकिस्तान को लाना, हिंदू मुस्लिम का, ये तो उनके एजेंडा का चल रहा है। लेकिन
हमारा एजेंडा ये चलना चाहिए कि देश की आज जनता को क्या ज़रूरत है। आप ज़रा किसी गरीब के घर में जाएंगे तो आपको पता चलेगा महंगाई से कितना तकलीफ है लोगों को, गैस महंगा होने से लोगों को कितनी तकलीफ है, बच्चों को शिक्षा के लिए कितना तकलीफ है। आरटी की लड़ाई हमने लड़ी कि आपने राइट टू एजुकेशन जो हमने कानून लाया था, जिसके माध्यम से हर बच्चा 25% बच्चा हर स्कूल में पढ़ सकते थे और उसकी जो फीस है वो राज्य सरकार देती थी। गरीब होने की वजह से वो शिक्षा से बाजू में रहे, ये गलत है। लेकिन दुर्भाग्यवश इन्होंने ये भी कानून बदलने की फिर हम हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट ने उनको भी फटकार दी है और वापस कहा है कि ये आप अधिकार बच्चों से छीन नहीं सकते, क्योंकि ये संविधान ने दिया हुआ मूलभूत अधिकार है बच्चे को पढ़ना। लेकिन दुर्भाग्यवश आप अगर देखोगे तो इनकी सोच जो है ना पूरी तरह से अलग है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जनता भी जान चुकी है। मेरा सभी जनता से भी आह्वान है कि जनता को भी समझना पड़ेगा कि देश एक संग रहे। इस देश में अगर हमको संविधान बचाना है, इस देश को हमको अगर लोकशाही बचाना है तो हमको साथ में आना पड़ेगा। कभी हमने नहीं सोचा था कि अभी हम भी 70 साल में थे, कभी ये नहीं सोचा कि किसी पार्टी के एमएलए को लेके जाए, फिर पार्टी तोड़े, सरकार तोड़े, ऊपर से उस पार्टी का चिन्ह भी किसी और को दे दी। तो मतलब कहाँ जा रहे हैं हम लोग। अब चुनाव आयोग पे चर्चा होने लगी भाई साहब। अभी इससे ज्यादा तो क्या है, हमारे तो चुनाव आयोग ने 2 रिमाइंडर भेजे थे आयुक्त को बदलने के लिए, लेकिन उसको भी नहीं बदला जा रहा था। आखिर में आचार संहिता में जाके चुनाव आयोग को काम करना पड़ा। इतना ये क्यों है? मेरा कहना ये है कि आप ज़रा भी लोकशाही को नहीं मानते, आप ज़रा भी न्याय व्यवस्था को नहीं मानते, आप ज़रा भी मीडिया को नहीं फ्रीडम देते। क्यों ऐसा है? क्या मीडिया को फ्रीडम? अगर कुछ चैनल छोड़ देंगे तो आप मुझे बताइए, कोई बोल रहा है क्या कि क्या हो रहा है देश में? सही बात। अगर कोई बाबा साहब का कटआउट लगता है तो उसको गोली मारी जाती है। कोई अगर घोड़े पे चल रहा है तो कहाँ जा रहा है? हाँ, कोई मध्य प्रदेश के एक सांसद के लड़के ने क्या किया, एक आदिवासी आदमी के ऊपर लघु शंका करना, ये है देश का परंपरा। सही बात। हाँ, राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति खड़ी रह जाती है और मोदी जी खुद बैठ जाते हैं। हमारी यहाँ तो परंपरा है कि लेडीज फर्स्ट। वो तो महामहिम राष्ट्रपति है। दुर्भाग्यवश संसद का ओपनिंग होता है ना माजी राष्ट्रपति जी को बुलाया जाता है, ना आजी राष्ट्रपति को बुलाया जाता है। ना भूमि पूजन के लिए कोई, मतलब आप आदिवासी आदमी को बनाते हैं या महिला को बनाते हैं या मागासवर्गीय आदमी को बनाते हैं तो किस लिए बनाते हैं? सही बात है। वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो कैपेबल है। ऐसा नहीं है कि वो कैपेबल नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते आप, वो कैपेबल है। फिर आप बनाने के बाद उनको ये अपमानित क्यों करते हैं मोदी जी? मेरा ये सवाल है। आपने ना राम कोविंद जी को बुलाया संसद के भूमि पूजन के लिए, महामहिम राष्ट्रपति थे वो, ना अभी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को उद्घाटन के लिए बुलाया, ना आपने उनको राम मंदिर के उद्घाटन के लिए बुलाया। कई मंदिर में आपने उनको बाहर खड़ा कर दिया। ये सही बात नहीं है। ये महिलाओं का सवाल है, ये आदिवासी दलित का सवाल है, या मागासवर्गीयों का सवाल है। ये सोचना पड़ेगा समाज को भी कि इनकी मानसिकता क्या है और इस मानसिकता को हमारा विरोध है। देखिए, लड़ाई कोई वैयक्तिक होती नहीं है किसी एक व्यक्ति के साथ, लड़ाई विचारों की होती है। और उस विचारों में हम यहाँ खड़े हैं जहाँ देश का संविधान है, सर्वधर्म समभाव है और जहाँ पे लोकशाही को माना जाता है। जी। वर्षाताई, बीच में राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, न्याय यात्रा निकाली थी, तो इसका कांग्रेस को कुछ फायदा हो सकता है क्या? 100% उसका फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि लोगों को जोड़ेंगे तो ही आगे देश बढ़ेगा। और देखिए, हर जात धर्म के लोग वहाँ पे आए, राहुल जी हर किसी को गले मिले। यही है हमारे समाज की संस्कृति, यही है हमारे देश की परंपरा, यही है हमारे धरोहर, जिसको हमको आगे पीढ़ी के पास लेके जाना है। देखिए, हम बचपन से कहानी सुनते आ रहे कि एक पिता एक सब बच्चों को एक एक लकड़ी देता है, तोड़ने को कहता है, टूट जाती है, लेकिन उसी लकड़ी को बांधता है तो वो टूटती नहीं है। तो एकता में कितनी शक्ति है, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे कथा ना, लेकिन उसमें बहुत सारी शक्ति है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं जब फॉर्म भरने गई थी तो मेरी माँ ने मुझे देश का संविधान दिया था। और मैं वो संविधान लेके फॉर्म भरने गई थी। अपनी शुरुआती संसद में जाने से पहले मैंने संविधान हाथ में रखा था कि संविधान सबसे बड़ा हमारा चीज़ है। और मुझे बहुत खुशी है कि शाम को राहुल गांधी जी ने भी कहा कांग्रेस के जितने पदाधिकारी या जितने भी कैंडिडेट फॉर्म भरने जाएंगे सब देश का संविधान लेके जाएंगे। तो उनकी जो सोच है ना, देश के संविधान के प्रति समर्पित है, देश की, जैसे मैंने कहा कि सब लोगों को साथ में जोड़ने की उनकी कोशिश है। तो इसका फ़ायदा तो 100% होगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुंबई में भी आई, एक अच्छा वातावरण करके गई। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये मुझे पूरा उम्मीद है कि 4 तारीख के बाद शायद आप देखेंगे कि बहुतों को ऐसा लग रहा है कि हमारा सूरज नहीं डूबेगा। देखेंगे हम लोग भी। 4 तारीख को लोग तय करते हैं। देखिए, लोग अगर सरकार बना सकते हैं तो लोग सरकार निकाल के खाली नीचे भी आपको ला सकते हैं। आप लोगों को गृहित धर के मत चलिए। मतलब दुर्भाग्यवश लोगों को गृहित धर के चलने का काम चल रहा है। कोई लोगों को मतलब क्या बोलते हैं 400 के ये होगा, कोई बोलता है वो होगा। कहाँ से होगा भाई साहब? मैं तो सबको नारा दिया है, साउथ में साफ, नॉर्थ में हाफ। ये कहाँ से लाएंगे 400 पर?
तो ये कुछ सब बोले कि प्रोपोगंडा है भाजपा की, उसमें लोगों को नहीं फंसना चाहिए, लोगों को वोट करने के लिए आना चाहिए और मुझे लगता है कि इस देश की लोकशाही को बचाना चाहिए। जी। ताई, पिछली बार प्रियंका गांधी जी महाराष्ट्र में आई थी तो उन्होंने एक नारा दिया था, अब की बार जनता की सरकार। इस बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल अब की बार जनता की सरकार ही आएगी, क्योंकि मैं सबको कह रही हूँ कि इस बार मुझे लोगों में जो उत्साह दिख रहा है ना, मैं तो जानती हूँ कि लोक प्रतिनिधि से ज़्यादा, लड़ने वालों से ज़्यादा लोगों में उत्साह है। लोग ही समझ गए हैं कि अगर इनको भगाना है, इनको हराना है तो हमको ही मैदान में उतर के आना पड़ेगा। तो इस बार की लड़ाई जो मैं कह रही हूँ, भाजपा विरुद्ध भारत जाते लोग, भारत की जनता ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ेगी, क्योंकि उनको मालूम है देश का कॉन्स्टिट्यूशन बचाना है, तो अभी हमको भी रास्ते में उतर के आना पड़ेगा। वर्षा ताई जी, जिस मतदार संघ से आप यानी उत्तर मुंबई मतदार संघ से आप इलेक्शन के लिए खड़ी है, यहाँ पर बौद्ध है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, ईसाई है, ये सभी जात धर्म के लोगों का ये परिसर है, तो यहाँ पे लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है आपके लिए? मैंने कहा ना आपसे कि भारत की जनता ने तय किया है, भारताचे लोग म्हणतात भारताला आता जिंकवायचे। अच्छा। और भारत ही जिंकेगा। देखिए, इंडिया की इतनी डर हो गई कि अब इंडिया बोलने से भी डरने लगे, लेकिन बाबा साहब ने पहला ही कॉन्स्टिट्यूशन का लिखा है, भारत इंडिया एक गणराज्य है, और हम इसमें यकीन करते हैं कि भारत ही जीतेगा और भारत ही जीतना चाहिए जी। ये जो भारत को ख़त्म करने की कोशिश चल रही है ना, भारत में सब है। जैसे आपने कहा ना अभी थोड़ी देर पहले कि ताई आपके मतदार संघ में बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, पारसी है, आपके ईसाई है, पंजाबी है, सब लोग है, सिंधी है, इस मराठी है, ये सब लोग मिलके इस देश को बनाए। मुंबई के विकास में भी इन सब की भागीदारी है। जी। तो आप किसी को बाजू में रख के आप कोई भी विकास नहीं कर सकते, ना किसी को बाजू में रख के आप आगे बढ़ नहीं सकते। तो सबको साथ में लेके चलना है, यही मेरा काम है, और मैं उत्तर मध्य मुंबई की जनता को कहूँगी कि मुझे अपना आशीर्वाद दे। जी। ताई, खास करके धारावी झोपड़पट्टी है, इसके पुनर्वसन के लिए आपने काम किया है, तो आने वाले दिनों में सांसद बनने के बाद इस धारावी के लिए क्या आयोजन है, क्या प्रयोजन होगा आपका? बिल्कुल धारावी के लिए भी लड़ूंगी। अभी मुझे तो MSRDC में भी आए हैं, यहाँ पे हमारे एयर इंडिया कॉलोनी का इशू है, और बहुत सारे इशू है जिसके ऊपर आने वाले दिनों में बात करूँगी। मैं तो लड़ने वाली ज़मीन का कार्य करता हूँ, और मुझे इसी बात का ये है कि मैं लोगों को अवलंबन होंगी, मैं लोगों का काम करूँगी, मैं सवालों को उठाऊंगी और लोगों के लिए रास्ते पे भी लड़ने का काम करूँगी और संसद में भी लड़ने का काम करूँगी। ताई, प्रत्याशी बोल के, एक कांग्रेस के उम्मीदवार बोल के, महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार बोलकर मतदारों से क्या ऐलान करेंगे आप, क्या अप्लाई करेंगे उनके लिए? मैं लोगों को कहूँगी कि इस देश के संविधान के माध्यम से सबसे बड़ा अधिकार अगर लोगों को कुछ मिला है तो मतदान का अधिकार। हर आदमी के मतदान की कीमत एक, और सबसे बड़ी बात है उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो उसके माध्यम से जो सरकार आएगी वो लोकाभिमुख होगी। तो आपको उतरना चाहिए, मतदान करना चाहिए। ये महाराष्ट्र की परंपरा कभी नहीं थी। मुंबई की संस्कृति, महाराष्ट्र की संस्कृति, मुंबई की परंपरा, महाराष्ट्र की परंपरा को बचाना है। आज मुंबई के उद्योग बाहर जा रहे हैं, मुंबई का फाइनेंशियल सेंटर बाहर जा रहा है, मुंबई का डायमंड मार्केट बाहर जा रहा है। मुंबई में बुलेट ट्रेन आ रही, उसका 70% खर्चा हम भर रहे हैं, जबकि उसका ज़्यादा पोर्शन गुजरात में है। दूसरा, सबसे बड़ी बात मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि पहली बार मैं ऐसा देख रही हूँ कि मुंबई में एक कंपनी आती है, महाराष्ट्र में एक कंपनी आती है और कहती है मराठी आदमी को हम नहीं लेंगे। ये सब जो चीज़ें चल रही है ये सही नहीं चल रही है। तो मेरा सबसे एक कहना है, आज महाराष्ट्र की राजनीति को जो नीचे लाने का काम हुआ है, महाराष्ट्र में सरकारें तोड़ने का काम केंद्र सरकार की ताकत से होता है। तो केंद्र में सरकार अपनी आनी बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए महाराष्ट्र की गरिमा के लिए सब लोग वोट करें। छत्रपति शिवाजी महाराज, राजर्षि शाहू महाराज, क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, बोधिसत्व महामानव परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनका ये महाराष्ट्र है। ये महाराष्ट्र की परंपरा और महाराष्ट्र की गरिमा को बचाए रखे, और सभी लोग जो है बिल्कुल महाविकास आघाड़ी के सभी उम्मीदवार को जिताए, यही मेरी सबसे उम्मीद रहेगी। वर्षा ताई, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, EVM मशीन में गड़बड़ी हो सकती है क्या? इसके ऊपर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन ये भी एक गॉसिपिंग फैलाने का तरीका है ताकि लोग डिमोरलाइज हो, लोग नहीं जाए वोटिंग के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, जब आप वोटिंग करें तो आप अपना वीवी का देखें, 5 मिनट उधर थोड़ा 15 सेकंड जब तक चलता है उसके ऊपर ध्यान दें। लेकिन मतदान का अधिकार है आपका बहुत बड़ा, उसको आप इसके वजह से मत छोड़िए। बहुत से लोग ये भी गॉसिपिंग फैला रहे हैं, बहुत से लोग ये भी प्रोपोगंडा फैला रहे हैं, जैसा आपको पता है। तो इसमें ना फंसते हुए आप मतदान करें। देखिए, मुझे पूरा यकीन है कि इस बार जो है, कितना भी कोई कहे 2004 की तरह, तब भी इंडिया शाइन था,
भारत उदय था, लेकिन लोगों ने चुना किसको वो सबको पता है। तो इस बार भी वही होने वाला है, ऐसा मेरी मान्यता है। जी जी जी। तो दर्शकों, ये थी वर्षा गायकवाड़, जो पूर्व शिक्षा मंत्री थी महाराष्ट्र राज्य की। और महाराष्ट्र के अंदर जो इलेक्शन लग चुके हैं, तो उत्तर मुंबई से महाविकास आघाड़ी की ओर से वो प्रत्याशी है। आने वाले दिनों में वर्षाताई गायकवाड़ भारी वोटों से चुनकर आए, वो सांसद बने और देश हित में, समाज के हित में वो काम करे, ऐसे उनके प्रति मैं मंगल कामना जताता हूं। लॉर्ड बुद्धा टीवी की ओर से ढेर सारी उनको हम मंगल कामना देते हैं। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं यहां पर मेरी बातों को विराम देता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी।